अब हम लेंगे आपके सवाल और आपसे एक दरख्वास्त ये करूंगी कि चाहे वो सवाल कितने भी बुनियादी हो या बेसिक हो, प्लीज उसे पूछने में हिचकिचाए ना। अगर मैं किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहूं और नासिक या नागपुर ऐसे शहर में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या आपकी कंपनी या आपकी कंपनी जैसे दूसरे कंपनी हमें सिक्योरिटी दे सकती है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर? मेरे हिसाब से अगर आप जो इन्वेस्ट करें जिस प्रॉपर्टी में, आप आजकल पहले होता था कि जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते थे या बड़े कम्युनिटी रेजिडेंशियल टाउनशिप्स नहीं होते थे जहां पे ये इश्यूज आते थे कि आपने एक जमीन खरीद ली, वहां पे कोई कब्जा करके बैठ गया या कोई फ्लैट खरीद लिया, वहां पे कोई ताला तोड़ के बैठ गया। आजकल जितने भी नए आप प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे बिल्डर्स हैं, ये उनकी एक ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया वो अपने टाउनशिप्स में बिल्ड करके रखते हैं कि जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा है या आपने कोई फ्लैट खरीदा है, वो आपसे एक हर महीने एक मेंटेनेंस चार्ज लेंगे इसके लिए कि एक तो वो प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन करेंगे, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, और एक सिक्योरिटी देंगे आपकी प्रॉपर्टी को कि वो उन पोजेशन जो है वो आपके पास ही रहे और या बिल्डर के पास ही रहेगा कि जब भी आप जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बताया कि पर मंथ पे करना पड़ेगा, पर एज ए सोल्जर हम लोग को हर तीसरे साल में लोकेशन चेंज करना पड़ता है। कहीं भी हम चेंज करते रहते हैं लोकेशन, कभी नॉर्थ ईस्ट में तो कभी ऊपर लेह में, तो 3 महीने 4 महीने के लिए हमारा कनेक्शन बिल्कुल नीचे से टूट जाता है, मतलब जहां हम अपना पे कर सकें। तो इसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? लेकिन आजकल जितने भी बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक लीजिए, ICICI बैंक लीजिए, HDFC बैंक लीजिए, सब एट पार फैसिलिटी दे रही हैं चेक्स में। तो आप उसमें जहां भी रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक जो आपने एक बार इश्यू कर दिया है, 12 चेक मान लीजिए आपने दे दिया म्यूचुअल फंड किसी स्कीम में, तो आप कहीं भी रहें, वो म्यूचुअल फंड का काम है कि वो चेक को सही टाइम पे भुनाए और आपको यूनिट्स उस दिन का रेट से आपको यूनिट्स अलॉट किया जाए। जब वो लॉट जो आपने चेक जमा किया है वो जब आपका खत्म हो जाए, यानी कि 1-2 महीना पहले भी आप एक निर्णय दोबारा ले सकते हैं कि उसको और 12 महीने के लिए एक्सटेंड करना है या 5 साल के लिए एक्सटेंड करना है। अगर मान लीजिए आपने ये निर्णय लिया कि 12 महीने के लिए मैं और उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो 12 चेक और अपने बैंकर से लेकर और सेल्फ उसको साइन करके अमाउंट जितना भी आप निवेशित करना चाहें या घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो भी प्रावधान है उसमें। और वो फिर म्यूचुअल फंड के पास आप भेज सकते हैं किसी भी ऑफिस में अगर आप देंगे। और आजकल इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं कि एक फ़ोन अगर आप करेंगे तो तुरंत म्यूचुअल फंड का ऑफिस या म्यूचुअल फंड का जो एडवाइजर जो है आपको हर तरह की सहूलियत देने के लिए तैयार होगा। अगर आप किसी भी इंटरनेट साइट में जाइए या फिर पेपर खोलिए, आप अगर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड को ढूंढते हैं तो देयर आर 110 फंड्स एंड यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस ऑन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, दे से योर इक्विटी डाइवर्सिफाइड कंटेंट शुड बी अबाउट 60%, 30% शुड बी डेब्ट। तो पहली बात तो मुझे क्या लेना चाहिए एज ए सोल्जर? सेकेंडली, आउट ऑफ दिस 110 फंड हाउ डू आई चूज विच इज गुड फॉर मी? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स 284 फंड्स हैं डाइवर्सिफाइड, 32 म्यूचुअल फंड्स के पास सब मिला के 284 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक और उस सब की बात मैं आगे नहीं कर रहा हूं, उनको मिला दीजिएगा तो स्कीम्स की संख्या और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड आप कैसे चूज करेंगे, कौन सा अच्छा स्कीम है ये कैसे पता करेंगे कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को कौन से को चूज करेंगे। नंबर 1, कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसके स्कीम्स के सामान्यतः स्कीम्स के क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आजकल इतना बढ़िया एमपी का साइट है कि कौन सी म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन सी योजनाएं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो आपको एक तरीके से इंडिकेट करता है कि इस म्यूचुअल फंड का जो भी इतिहास हो 4, 5, 10 साल का, वो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि स्कीम का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है। जैसे मान लीजिए किसी स्कीम का एसेट्स है AUM जिसे हम कहते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ है और किसी स्कीम में है 40 करोड़, तो दोनों में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का डिफरेंस हो गया काफी ज्यादा। 500 करोड़ का जो एसेट्स अंडर जिस स्कीम का है, वो सिंपल सी बात है कि ज्यादा स्थायित्व
शो करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी उस योजना में नहीं आएगी। एक और चीज़ है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं समझता हूँ अभी करीब 100-150 लोग हैं, राइट। एक स्कीम है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की संख्या है 25। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने हैं? 25 में 10 इन्वेस्टर्स का 10-10 करोड़ या 20-20 करोड़ रुपया लगा हुआ है, और बाकी सब इन्वेस्टर्स जो हैं 15, उनका छोटा छोटा पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब है उस योजना में आप हाथ न लगाएं। क्यों? वो जो 10 इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज रख सकता है और आपको यानी कि अन्य निवेशकों को परेशानी में डाल सकता है। मार्केट से इंफॉर्मेशन लेके वो सही टाइम पे अगर रिपर्चेज करना करेगा या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके नेट एसेट वैल्यू पर क्या होगा? फर्क पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं तो पोर्टफोलियो भी देखिए, आजकल तो 100% पोर्टफोलियो हर एक स्कीम का दिखाया जाता है। 100% कोई स्कीम का अगर मान लीजिए 1000 करोड़ है तो फंड मैनेजर आपको एक एक पैसा बता रहा है कि मैंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है। पारदर्शिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको डिसीजन लेने में अब कुछ भी खास परेशानी नहीं होगी।